Hello and welcome back to my channel. Today we will see about some more about Java. That is next topic is call by value. So Java के अंदर क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू होता है, ना कि कॉल बाय रेफरेंस। जैसे कि आपने सी वगैरह में देखा होगा, आप रेफरेंस को भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जावा के अंदर कॉल बाय वैल्यू ही होता है। रेफरेंस को हम कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके पहले कि हमने जो यहाँ पर मैथ जावा मैथ का देखा था। ठीक है ना। अभी हम कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, तो जब भी जावा के अंदर हम क्या बोलते हैं, मेथड को कॉल करते हैं या उसमें कोई वैल्यू पास करते मतलब आर्ग्यूमेंट भेजते हैं, तो वो क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। जैसे कि अभी वाले एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने ओपी डॉट चेंज किए 500, तो ये 500 क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, हम वैल्यू पास कर रहे हैं ये डेटा नाम के कॉलिंग वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे ये इंट टाइप का आर्ग्यूमेंट की एक्सेप्ट करेगा। तो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं मेथड में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, तो जावा के अंदर यही एक प्रोविजन है, हम एड्रेस को या रेफरेंस को कॉल नहीं कर सकते, हम वैल्यू को कॉल कर सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट भी इन टर्म्स वो वैल्यू ही रहेंगी। ठीक है, वो कोई एड्रेस वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है। सो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द चेंजेस बीइंग डन इन द कॉल्ड मेथड। कॉल्ड मेथड मतलब जैसे कि मैंने चेंज मेथड को कॉल किया, तो ये जो चेंज मेथड है ये क्या है, आपका कॉल्ड मेथड है, और इज नॉट अफेक्टेड इन द कॉलिंग मेथड। मतलब कॉलिंग मेथड कौन सा है, आपका मेन मेथड चेंज को कॉल कर रहा है, तो ये मेन क्या हो गया, आपका कॉलिंग मेथड हो गया। जो कॉल कर रहा है वो कॉलिंग मेथड, और जो कॉल हो रहा है वो कॉल्ड मेथड। तो ये आपके मेन मेथड में वैल्यू वैल्यू का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जो भी चेंज होना है, मतलब जो भी इफेक्ट होना है, वो कहाँ पर होगा, कॉल्ड मेथड के अंदर ही होगा। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर कॉल्ड बाय वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू मैंने 50 असाइन किया। ये क्या आपका रेफरेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल आपके क्लास का। और मैंने एक चेंज मेथड क्रिएट किया, जो कि पैरामीटर, उसके पैरामीटर का नाम भी क्या है, डेटा। ठीक है, ये डेटा और ये डेटा बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, ये जो डेटा नाम का वेरिएबल है ये पूरी क्लास का वेरिएबल है, और ये जो डेटा टाइप का ये जो आपका पैरामीटर है, मेथड का पैरामीटर, इसकी जो रेंज है वो इस मेथड के बाहर नहीं है। मतलब इसकी जो पहुंच है वो इसके, उसमें जो भी चेंज करेंगे वो इस मेथड के अंदर ही चेंज होगा। इसके बाहर जो रहेंगे डेटा की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब तक कि मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल नहीं करूंगा, तब तक कि ये डेटा जो है, डेटा मतलब जो क्लास का वेरिएबल है, या मैं जब मेन मेथड इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तभी इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इस डेटा को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी मेन मेथड लिया, फिर मैंने अपना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि मुझे अभी ये इसको कॉल करना है। सेम प्रोसेस, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ओपी जो चाहे आप नाम दे दो। ठीक है, मैंने जैसे कि टेस्ट करने के लिए मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया, बिफोर चेंज ओपी डॉट डेटा। तो ओपी डॉट डेटा क्या है आपका, मैंने ये डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया, ओपी डॉट डेटा किया, तो प्रिंट आ गया, चेंज बिफोर बिफोर चेंज इट इज़ 50। अब मैंने क्या किया, मैंने ये चेंज नाम के मेथड को कॉल किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया और चेंज मेथड को कॉल किया, तो ओपी डॉट चेंज किया। तो ये जो डेटा नाम का जो पैरामीटर है, इसमें आर्ग्यूमेंट गई 500, ना कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर है, ये जो डेटा नाम का वेरिएबल है वो इस चेंज मेथड का है। तो डेटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेटा में क्या है, अभी 500 आया, तो डेटा इक्वल टू 500 प्लस 100, तो 600। तो ये 600 जो आया है, वो ये जो चेंज नाम का मेथड जो पैरामीटर था, उसमें जो पैरामीटर था उसमें चेंज आया है, ना कि आपके क्लास का जो वेरिएबल डेटा है उसमें चेंज आया है। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, ओपी डॉट डेटा, मतलब मैं किसको अभी कॉल कर रहा हूँ, किसको अभी मैं पास कर रहा हूँ, ये डेटा को इन्वोक कर रहा हूँ। ठीक है, डेटा को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ओपी डॉट डेटा किया, तो क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, ओपी डॉट डेटा, ना कि ये चेंज मेथड का डेटा। तो ये डेटा जो है ये चेंज मेथड का पैरामीटर है, और ये जो डेटा यहाँ पर ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है क्लास का। तो फिर से वो क्या प्रिंट करेगा, 50 प्रिंट करेगा, ना कि 600। ठीक है, क्योंकि हमने अभी कॉल जो किया वो चेंज को कॉल किया। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट डालता, फिर ये यहाँ पर लिखता मतलब आफ्टर चेंज डेटा, सिर्फ डेटा लिखना पड़ता प्रिंट स्टेट के अंदर, तो वो 600 डालता था। अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट इस मेथड के अंदर लिखता, ओपी डॉट चेंज नहीं लिखता था, सिर्फ चेंज, सॉरी ओपी डॉट डेटा नहीं, सिर्फ डेटा। ठीक है, तो ये जो डेटा है, ये जो मेथड के अंदर का डेटा है, ये पैरामीटर है आपके मेथड का।
तो इसका जो रेंज है वो इस मेथड के अंदर ही है, इस मेथड के बाहर इसका कोई काम नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर उसको डिक्लेयर नहीं भी करता तो जब भी कोई यहाँ पर कोई एरर नहीं आता था, लेकिन अगर मैं उसको इस मेथड के बाहर लिखता तो मुझे एरर मिलता था, क्योंकि वो इसका जो स्कोप है, ये जो डेटा नाम का जो पैरामीटर, इसका स्कोप इस मेथड के अंदर ही, इस मेथड के बाहर नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम चेंज बाय वैल्यू की। अभी हम वैल्यू को, ये जो है अभी यहाँ पर जो हमने कॉल किया डेटा को, ठीक है, ये क्या आपका प्रिमिटिव वैल्यू है। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिमिटिव वैल्यू। मतलब जब हम आर्ग्यूमेंट से किसी पैरामीटर को वैल्यू, किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं कोई आर्ग्यूमेंट पास करके या वैल्यू पास करके, तो ये जो वैल्यू रहती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव वैल्यू। मतलब ये जो भी डेटा टाइप रहेंगे, यहाँ पर जो भी डेटा टाइप रहेगा, इंट, फ्लोट, आपका डबल, जो भी रहे, ठीक है, वो क्या रहेगा? आपका प्रिमिटिव डेटा। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा बोलेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सीनियर, थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने पूरा प्रोग्राम वही लिखा, लेकिन मैंने अब क्या किया, मैंने अभी यहाँ पर जब मैंने कॉल किया इस मेथड को, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये क्लास का यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अभी क्या कॉल हो रहा है? क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। ठीक है, अभी क्या कॉल हो रहा है? क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ओपी डॉट डेटा लिखा, ना कि सिर्फ डेटा। तो ओपी डॉट डेटा का मतलब क्या रहेगा? बात किसकी हो रही है अभी? इसकी बात हो रही है। ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ऑपर ये आपकी क्लास का, अभी ओपी डॉट डेटा मतलब इसकी बात हो रही है, ना कि चेंज के वेरिएबल। क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी मैंने डायरेक्टली क्या किया, मैं ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है किसका रहेगा? आपके क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब ओपी डॉट डेटा मतलब किसकी बात हो रही है? इस डेटा की बात हो रही है। तो क्या होगा, बिफोर चेंज ये क्या प्रिंट करेगा? 50 प्रिंट करेगा, क्योंकि अभी प्रेजेंटली इसकी वैल्यू है 50 है। फिर मैंने उसको चेंज मेथड को कॉल किया, तो अभी क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ना कि सिर्फ वैल्यू। ठीक है, तो अभी अगेन हम वैल्यू को ही कॉल कर रहे हैं, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने इन्वोक किसको किया? ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर पैरामीटर क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अभी आपका आर्ग्यूमेंट क्या है? यहाँ पर अभी इस वक्त आपका आर्ग्यूमेंट क्या है? यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो पैरामीटर है ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। मतलब किसका ऑब्जेक्ट है? आपके ऑपरेशन टू नाम की क्लास का। तो अभी यहाँ पर ओपी डॉट डेटा में मतलब क्या आएगा? 50 आएगा। तो ये ओपी डॉट डेटा मतलब किसकी बात हो रही है? ओपी डॉट डेटा मतलब 50 की बात हो रही है। तो ये चेंज हो जाएगा 50 प्लस 100, 150। तो आफ्टर चेंज ये क्या प्रिंट करेगा? 150 प्रिंट करेगा। ठीक है, सो एक बात क्लियर हो गई, जावा के अंदर जब भी कोई मेथड कॉल होता है तो वो कॉल बाय वैल्यू होता है, ना कि उसका रेफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका जावा में कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। एक और हम देखिएगा, छोटा सा प्रोग्राम, छोटे सी एग्जांपल लेते थे। एक और रिकर्शन, दूसरा टॉपिक है, इट इज अनदर टॉपिक ऑफ जावा, दैट इज रिकर्शन इन जावा। तो रिकर्शन के बारे में, तो जैसे कि आपने सी लैंग्वेज वगैरह में पढ़ा होगा, तो किसको बोलते हैं रिकर्शन? जब कोई मेथड अपने आप को कॉल करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिकर्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्शन। देखो, ये छोटी छोटी दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक स्टैटिक पी नाम का मैंने एक मेथड क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक डालने का मकसद ये है, अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक नहीं लिखूंगा, ठीक है, और मैंने मेन मेथड से पी को इन्वोक कर दिया, कॉल किया, तो आपको आएगा एरर, क्योंकि आपका जो मेन मेथड है वो स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात, स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता, लेकिन नॉन स्टैटिक जो है वो स्टैटिक को कर सकता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखूँगा तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट वो होगा, फिर एंड सो ऑन, जैसा भी हम जिस तरह भी हम करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, तो ये ओपी डॉट चेंज किया तो ओपी डॉट डेटा मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे उसके मेथड को कॉल करना है। ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के झंझट में नहीं पड़ना, डायरेक्टली मुझे कॉल करना है। तो मैंने क्या किया, उसको स्टैटिक इन्वॉल्व किया, और जो मेरा मेन मेथड है वो उसी क्लास में डाल दिया। ठीक है, अगर मैं दूसरी क्लास में डालूंगा तो मुझे फिर से क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट, क्लास नेम डॉट मेथड। ठीक है, तो इतना करने के बजाय हमने एक ही क्लास यूज करो, उसी के अंदर आपका मेन मेथड डालो, उसी के अंदर आपका जो मेथड जो बनाना है वो बनाओ, और उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दो, और डायरेक्टली आप उसको कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, तो ये पी मेथड मैंने इन्वोक किया, उसके अंदर लिखा है, एक स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है हेलो करके, और एक और स्टेटमेंट दिख रहा है कॉलिंग। ठीक है, मतलब अभी फिर से क्या हो रहा है, ये अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये कॉल करेगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा, फिर इधर फिर जावा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, फिर कॉल होगा, फिर ही प्रिंट करेगा। तो ये इनफाइनाइट टाइम ये मतलब चलते रहेगा लूप।
ठीक है? तो लॉजिकली तो इनफाइनाइट होगा नहीं, तो वो क्या भेजेगा, एक एरर भेज देगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है? तो ये पूरा जितना भी इसकी ताकत रहेगी चारों प्रिंट करके भेज देगा। बाद में वो या आपको स्टॉप बटन दबाना पड़ेगा, तो वो ये वाला एरर आपको अपीयर हो जाएगा। ठीक है? मतलब ये लूप जो है चलते रहेगा 100 टाइम। अब इसको छोड़ के चले जाएंगे तो वो प्रिंट करते रहेगा हेलो 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 करके, वो कभी रुकेगा, क्योंकि ये जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप बन गया। ठीक है? तो आप उसको स्टॉप कर देंगे तो वो एक एरर थ्रो करेगा स्टैक ओवरफ्लो करके। ठीक है? और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है? आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है? तो ये हुआ गया एक रिकर्शन की एग्जांपल। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनफाइनाइट लूप है, पी जो है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट टाइम कॉल हो रहा है। ठीक है? एक मैंने दूसरा लूप क्रिएट किया, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा कॉलिंग मेथड है वो इफ के अंदर है। ठीक है? अगर ये कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये कॉल होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कॉल नहीं होगा। तो इफ के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट डाला प्रिंट वाला हेलो प्लस काउंट करके। काउंट की वैल्यू मैंने अभी इसको मैंने 0 इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है? अगेन मैंने इसको स्टैटिक दिया, क्योंकि ये जो मेरा मेथड है ये स्टैटिक मेथड है। तो मैं इसको कब यूज़ करूँगा, जब अगर ये स्टैटिक रहेगा। अगर ये स्टैटिक नहीं रहेगा तो फिर से आपको एरर आएगा। ठीक है? तो आपको भी इसको स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं काउंट को यूज़ करूँगा। तो काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये 5 बार कॉल होगा, 1 से लेके 5 तक के। ठीक है? तो पहली बार कॉल होगा कॉल प्लस 1, मतलब हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 4, हेलो 5। अभी काउंट की वैल्यू हो गई 6 तो 6 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएँगी, तो इफ लूप के बाहर आ जाएगा, इफ के बाहर आ जाएगा और ये इन्वोक नहीं होगा, तो ये 5 ही बार ये प्रिंट करेगा। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी 2 एग्ज़ाम्पल होगी रिकर्शन की। रिकर्शन मतलब कोई मेथड अपने आप को जब कॉल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। एक आध और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फैक्टोरियल की एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा है और उसको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फैक्टोरियल नाम का एक मेथड क्रिएट किया है। ये भी अगेन स्टैटिक है, मुझे झंझट में नहीं पड़ना है। मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बना के ये करो वो करो एंड ऑन। डायरेक्टली स्टैटिक कर दो और उसी क्लास के अंदर अपना मेन मेथड डाल दो और आप डायरेक्टली इसको इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है? तो फैक्टोरियल, वैसे कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैंने यहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट किया, रिकर्शन वाला लॉजिक फैक्टोरियल निकालने के लिए। ठीक है? तो मैं जब इसको कॉल करूँगा, अभी देखो पहली बार क्या होगा, पहली बार जो है ये फैक्टोरियल मेथड को ये मेन मेथड कॉल करेगा। ठीक है? मेन मेथड अभी इसको कॉल किया है यहाँ पे, तो एन में आ गया 5। तो यहाँ पर मैंने कुछ मैसेज के मेथड की बॉडी डाला है ताकि मुझे फैक्टोरियल मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इफ एन इक्वल टू 1 किया, चेक कर रहा है यहाँ पर एन इक्वल टू 1 है तो 1 रिटर्न करो, अगर नहीं है तो एल्स पे जाओ। ठीक है? तो अभी आप देख सकते हैं एन की वैल्यू 5 है। ठीक है? एन की वैल्यू 5 है। अभी देखो पहली बार ये इधर भी स्टेप मैंने लिखा है आपकी आसानी के लिए। तो पहली बार जब ये 5 से कॉल हुआ तो 5 यहाँ पर गया, एन की वैल्यू 5 है, 5 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, तो वो रिटर्न पे नहीं जाएगा, वो एल्स पे जाएगा। तो एल्स में क्या होगा, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो अभी ये देखो ये रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही मैंने क्या डाल दिया, कॉलिंग, मतलब मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है? तो फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो अभी एन की वैल्यू क्या है, उनकी एन माइनस वन मतलब 4। तो 4 फिर से ये कॉल हो जाएगा। ठीक है? अभी मैंने इससे कॉल किया तो कहाँ पर जाएगा, कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, फिर से एल्स पे आया। तीसरी बार ये तीन तीन से मैंने कॉल किया तो 3 यहाँ पर आया, 3 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, एल्स पे आया। फिर से एन इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस वन मतलब आपका 2 हो गया, तो 2 अगेन 2 इज इक्वल टू कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर वो एल्स पे आएगा, फिर एन माइनस वन मतलब फिर से 1 पे गया। अभी एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 1 हो गई। तो 1 इक्वल टू 1, कंडीशन हो गई ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न 1 कब करेगा, जब ये लास्ट टाइम जब ये कॉल हुआ था। ठीक है? तो लास्ट टाइम कब कॉल हुआ था, जब यहाँ पर एन की वैल्यू 2 थी। ठीक है? जब एन की वैल्यू 2 थी तब ये कॉल करेगा। ठीक है? तो ये रिटर्न क्या करेगा, एन इंटू 1। ठीक है? अभी क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, अभी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो एन की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 इंटू 1, तो अभी क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। ठीक है? मतलब जब इसके पहले जब कॉल हुआ था, इसके पहले कब कॉल हुआ था, जब एन की वैल्यू 3 थी। तो एन की वैल्यू जब 3 थी तो वो 3 अभी और क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। तो 2 रिटर्न हुआ और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 इंटू टू, तो 3 इंटू टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से अभी इसके पहले जब कॉल हुआ था वो
तो जब जब एन की वैल्यू क्या थी, 4 थी, एन की वैल्यू 4 थी, और अब इसको क्या रिटर्न करना है, 6 रिटर्न करना है। तो अब वो 6 रिटर्न करेगा, और उसके पहले जब वो कॉल हुआ था तब उसकी एन की वैल्यू 4 थी, तो 4 इंटू, अभी जब रिटर्न किया तो क्या रिटर्न किया उसने, 6 रिटर्न किया, तो 4 इंटू 6 24। ठीक है, फिर उसके बाद में 24 के बाद में फिर उसके बाद उसके पहले कब कॉल हुआ था, सबसे ये हुआ था, फर्स्ट टाइम कॉल हुआ था। तो अभी इसका कॉलिंग वाले कॉल करने का पूरा खत्म हो गया, और वो डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न आएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, 5 इंटू 24। तो क्या रिटर्न करेगा, 5 इंटू 24। और सबसे पहले जब ये कॉल हुआ था कहाँ पर था, यहाँ से कॉल हुआ था, सबसे पहले वो यहाँ से कॉल हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हुआ था, उसके मतलब जब तक के 1 नहीं था वो यहाँ से कॉल हो रहा था, जब तक के एन की वैल्यू, जब तक एन की वैल्यू 2 थी। ठीक है, जब तक एन की वैल्यू 2 थी, जब तक के वो यहाँ से कॉल हुआ, तो यहीं पर ही वो रिटर्न आएगा, यहीं पर ही वो रिटर्न आएगा, मतलब जहाँ से कॉल होगा रिटर्न भी वही होगा। आप जो है रिटर्न का कॉन्सेप्ट में एक बात का ध्यान रखूंगा, जब भी मेथड कॉल होगा तो वो रिटर्न भी वही होगा। ठीक है, जब भी कोई मेथड कॉल होगा तो वो रिटर्न भी वही होगा। देखो, जब मैंने फैक्टोरियल 5 से कॉल किया तो वो रिटर्न यहाँ पर आएगा। कब रिटर्न, रिटर्न कब आएगा, जब वो लास्ट टाइम, जब कॉल करेगा। ठीक है, जब वो 4 के लिए कॉल किया तो यहाँ पर था, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वापस आएगा। ठीक है, लेकिन अभी 5 के लिए कब कॉल, कहाँ से कॉल किया था, उसने यहाँ से कॉल किया, तो ये 120 जो वैल्यू थी वो यहाँ पर आएगी। तो उसके बाद में वो प्रिंट कर देंगे, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है, आपको ये फ्लो समझने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो रिकर्शन का पूरा झंझट खत्म। ठीक है, आप रिकर्शन को कहीं पर भी अपने हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं, बस समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही कम साइज इसको लाभ, अगर आप इसको इसी को फैक्टोरियल को ही अगर आप लूप के थ्रू करेंगे, हमने एग्जांपल देखी थी लूप, फैक्टोरियल की लूप के थ्रू, अगर आप वो लूप यूज करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन वही काम अगर आप रिकर्शन से करेंगे तो आपका प्रोग्राम थोड़ा कॉम्पैक्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब असल में आपको थोड़ा सोचने में थोड़ा मुश्किल लग जाएगा। ठीक है, हालांकि प्रोग्राम एकदम सिंपल रहता है, लेकिन सिंपल मतलब इन द सेंस कॉम्पैक्ट रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है एज कम्पेयर टू द लूपिंग। ठीक है, लूपिंग के थ्रू या कोई फंक्शन मेथड क्रिएट करके अगर आप यही काम अगर करेंगे बिना रिकर्शन के, तो वो थोड़ा सिंपल हो जाता है एज कम्पेयर टू द रिकर्शन। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपने रिकर्शन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या है, फेबोनाची सीरीज भी मैंने एक बार समझा दिया था। फेबोनाची सीरीज किसको बोलते हैं, मतलब प्रीवियस टू का एडिशन जो रहता है वो आपका थर्ड अगला वाला नंबर रहता है। मतलब 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 मिलेगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 और 3 और 5 को ऐड मिलेंगे तो 8 मिलेगा, एंड सो ऑन। मतलब प्रीवियस टू डिजिट्स का एडिशन जो रहता है वो अगला नंबर रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेबोनाची सीरीज, उसको हम क्या बोलते हैं, फेबोनाची सीरीज। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट किया हुआ है, तो आप इसको समझने की कोशिश करो। तो जहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर N1 N2 और N3 तीनों को मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पर मैंने लॉजिक बनाया है फेबोनाची सीरीज क्रिएट करने का। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि 15 डिजिट तक के ये मुझे फेबोनाची सीरीज दे। तो मुझे मैं यहाँ पर डालूंगा 15। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि मुझे ये N1 और N2, ये यहाँ पर मेरे पहले 2 डिजिट मिल चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली पहले उसको प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने N1 और N2 को प्रिंट कर दिया, 0 और 1 मेरा आउटपुट आया। उसके बाद में अभी जो बचे हुए, मतलब कितने बचे हुए रहेंगे, 15 में से 13 बचे हैं, मतलब दो मैंने प्रिंट कर दिया N1 और N2 को, शुरू के दो डिजिट को मैंने प्रिंट कर दिया। बचे कितने, 13। तो मुझे काउंट -2 से इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काउंट -2 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, और ये जब तक के ये प्रिंट करते रहेगा जब तक के काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, तो अगर ये 0 से बड़ी रहेगी मतलब पूरा 15 पूरा काउंट हो जाएगा, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर रिटर्न वाला फंडा नहीं है। देखो, रिटर्न वाला यहाँ पर था, तो रिटर्न वाला काम किया हमने, यहाँ पर हमने रिटर्न नहीं किया है, हम डायरेक्टली मेथड के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो ये थोड़ा सिंपल प्रोग्राम हो गया एज कम्पेयर टू आपका ये जो फैक्टर वाला हमने किया था। इसको भी हम रिटर्न वाला करके कर सकते हैं, आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर काउंट -2 से कॉल हुआ, तो यहाँ पर 13 आया, 13 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर देखो, मैं थर्ड डिजिट अभी प्रिंट करूंगा, मतलब अगले वाला। ठीक है, अभी थर्ड है, फिर अगले उसमें फोर्थ रहेगा, फिर फिफ्थ रहेगा, एंड सो ऑन 15 डिजिट रहेगा। N3 जो है ना आपका, कौन से नंबर का डिजिट आप प्रिंट करें, तो अभी थर्ड डिजिट आप का प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट कर रहे हैं आप
एन थ्री की वैल्यू क्या रहेंगी, 0+1, तो 0+1, तो ये 1 प्रिंट किया तो यहाँ पर आपका 1 आया। अब देखो क्या हो रहा, फिर से ये कॉल हुआ, तो यहाँ पर रिटर्न का कोई फंडा नहीं है, मतलब मुझे ये सब इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। पहली बार कॉल हुआ था तो मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा, दूसरी बार कॉल हुआ तो रिटर्न ये करेगा, तीसरी बार ये भेजा तो ये रिटर्न करेगा। इतना रिटर्न का झंझट ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पर तभी की तभी ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब ये फिर से वो कॉल हुआ, काउंट माइनस वन, काउंट मतलब अभी 13 की वैल्यू क्या थी, 13 था, अभी 13 माइनस वन 12, तो काउंट में क्या आ जाएगा, 12, तो 12 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। अगला वाला क्या रहेगा, N3 इक्वल टू N1+N2। अभी मैंने क्या कर दिया, अगला डिजिट जो लिया मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट करते जाऊंगा। ठीक है, एडिशन परफॉर्म करने के बाद मैं शिफ्ट कर दूंगा, मतलब N1 में N2 डाल दिया और N2 में N3 डाल दिया, तो N2 में क्या आ गया मेरा, N1 आ गया, और N3 में भी क्या आ गया, N1 आ गया। N2 में क्या आ गया, N3 आ गया, तो दोनों में अभी वैल्यू 1 1 थी, तो 1+1 2। ठीक है, 1+1 2, और मेरी प्रीवियस वाली वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस वाली वैल्यू को एक एक से शिफ्ट करते रहा। प्रीवियस वाली जो दो वैल्यूज है, प्रीवियस वाली जो दो वैल्यूज है उसको मैं एक एक से शिफ्ट करते आ रहा, तो N1 में N2 डाल दिया, N2 में N3 डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा, N3 को प्रिंट किया 1+1, तो ये 2 प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद में काउंट माइनस वन मतलब 12 - 1 11, 11 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। फिर से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे अभी N1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और N2 की वैल्यू 2 है, तो 1+2 3, तो N3 में आ गया 3, और मैं प्रीवियस वाली दो वैल्यूज को एक एक से शिफ्ट कर रहा है, N1 को राइट साइड में और N2 को भी राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में मुझे प्रीवियस वाली दो वैल्यू मिल गया। अभी N1 में क्या है, 2 है, और N2 में 3 है, और N3 में क्या है आपका 2+3 5 आ गया। ठीक है, एंड सो ऑन। तो जब तक कि ये काउंट की वैल्यू लास्ट टाइम जब ये कॉल होगा, मतलब फॉर एग्जांपल काउंट इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो 1 - 1 0, यहाँ पर 0 आ गया, काउंट इज ग्रेटर देन जीरो मतलब 0 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, आपका मेथड पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बन गया। ठीक है, रिटर्न वाले में आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, मैपिंग आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब मैंने कब कॉल किया था वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न नहीं है तो आप इतना झंझट नहीं है, दबी की दबी आपका जो है वो मेथड जो है दबी की दबी वो आपका प्रिंट करके दे दे रहा है, तो यहाँ पर आपको इतना माइंड में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, लेकिन जब रिटर्न करेंगे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।